नमस्कार। उजाले की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। एक ऐसा मिशन जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर गरीब और वो कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इस मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है, कब इसकी शुरुआत हुई, इन तमाम जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश डिगरवाल जी। आप परियोजना निदेशक हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। मुकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2005 के अंदर शुरुआत हुई थी। इससे पहले वंदना जी, आपको समझना होगा हमें कि ये कार्यक्रम किस प्रकार लॉन्च हुआ। 2005 से पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से हमें ग्रांट भी मिलती थी, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में मिलती थी। उससे क्या होता था कि कभी योजनाएं पूरी तरह पूर्णतः फलीभूत नहीं हुई। और चूँकि हमारा देश आज़ादी के बाद से प्रगति कर ही रहा था, इसी दौरान कुछ एक हमें आवश्यकताएं भी बहुत अधिक थी। तो ऐसे में अलग अलग जो ग्रांट आती थी उनको तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार ने इनको एकजुट करते हुए अम्ब्रेला के माध्यम से इकट्ठा करते हुए सभी कोने के अंदर, देश के सभी कोनों में पहुंचाने की मुहिम छेड़ी और उसको एक नाम दिया। उसका नाम था ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। जी, किसी भी योजना को या किसी भी मिशन को शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो इस मिशन का क्या लक्ष्य रहा, क्या उद्देश्य रहा? हाँ, इसका मुख्यतः लक्ष्य यही था, मैंने जो अभी आपसे बताया था कि पूर्व में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारी जो ज़रूरतें थी, वो अभी तक पूर्ण हो नहीं पा रही थी। हम जनसंख्या के अनुपात में हम वो चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चूँकि हमें इनको बढ़ावा देना है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, एक चिकित्सक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी होती है। इसको निभाने के लिए सरकार के द्वारा जब इस नेशनल हेल्थ मिशन का उपयोग लाया गया, तो मिशन का अर्थ क्या होता है? किसी भी कार्यक्रम को तेज़ी से विकसित करना, जिससे लोगों के पास इसकी पहुंच बहुत आसानी से पहुंच जाए। और इसी को देखते हुए ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया। फिर इसी क्रम में उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि करते चले गए और उत्तरोत्तर 2013 के अंदर ये देखा गया कि ये ग्रामीण था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी ग्रामीण प्रवेश के लिए, लेकिन अर्बन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं। तो ऐसे में फिर इसको नया नाम दिया गया कि एक पार्ट और डेवलप किया जाए, जिसका नाम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दिया जाए। फिर 2013 में ही इसको ऐसा सोचा गया कि दोनों को कंबाइन करके और उसको एक हेल्थ, यानी अब सारी सेवाएं एक ही छतरी के नीचे सभी जगह से और वो होंगी। सभी जो योजनाएं हैं पहले अलग अलग टुकड़ों में हुआ करती थी, अब सरकार ने ये कर दिया कि सभी योजनाओं को पूरे देश को एक केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित करने के बाद में पूरे प्रदेशों के अंदर इसको लागू किया जाता है, जिससे एक रूपता रहती है, सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पे एक साथ मिलने की होती है। मुख्य उद्देश्य इसका ये था, जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर होते हैं समाज के अंदर जितनी भी होती हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, उसके दौरान देखा गया था कि राजस्थान प्रदेश की अगर मैं बात कहना चाहूँ तो वो था हमारा बीमारू राज्य कहलाता था। लेकिन जब हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ और आज के परिदृश्य में अगर हम इसको देखते हैं तो आज हम उससे बहुत बाहर निकल गए। मुख्य उसमें तक क्या घटक थे? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, यानी दो ऐसे थे कि पहले माताएं भी डिलीवरी के टाइम पे बहुत ख़त्म हो जाती थी, इसी प्रकार बच्चे भी ख़त्म हो जाते थे। तो ये एक बड़ा ही अभिशाप भी माना जाता था। इसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा हमारा हेल्थ इंडिकेटर में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बच्चों की 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर को एक आंकड़ा लिया गया और उस आंकड़े में देखा कि हम किस प्रकार हम इनके अंदर सुधार ला सकते हैं, जिससे माँ नहीं मरे, बच्चे नहीं मरे। और हमारी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि एक जीवन काल कितना बढ़ाना चाहिए कि हर आदमी की उम्र बढ़े। तो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ें, वो स्वस्थ रहें, तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मुख्य उद्देश्य यही चलता है। अब इसमें घटक आते हैं, कई घटक शामिल होते हैं। जैसे पहले संचारी रोग हुआ करते थे जो एक दूसरे से फैलते थे, उनका घटक था। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो गैर संचारी रोग हो गए, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। इनकी वजह से
हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ना है। सेम चीज़ यही थी कि स्वास्थ्य सेवाएं जब ग्रामीण परिवेश तक हम लेकर जाएंगे तो 2000 मिशन से पहले हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भी हमें दिक्कत होती थी। लेकिन मिशन मोड में एक पूरी परियोजना बनाकर इसको पूरे प्रदेश में या पूरे देश में लागू किया गया, उसका फलीभूत आज मिलता है कि आपके हर एक छोटे से गांव के अंदर हम इनकी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर चुके हैं। यानी हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर बना चुके हैं। कभी हमारे पास 10,000 सब सेंटर, 7,000 सब सेंटर हुआ करते थे, आज 14,000 से हमारे पास सब सेंटर हैं, जो यानी एक छोटी सी ग्राम इकाई है, उसकी संख्या हमारे बहुत है। आज हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वो भी हमारे बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। मेडिकल कॉलेज लेवल के जो टर्सरी केयर तक के लेवल थे, जो कभी 2005 से पहले या 2000 के दशक से पहले हमारे पास वो संख्या में 7 या 8 हुआ करते थे, प्राइवेट या निजी कॉलेज उसमें 10 तक हुआ करते थे, आज हमारी संख्या बढ़कर वो 24 तक पहुंच गई है। इस प्रकार हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बड़ा विस्तार किया है, और उस विस्तार का है कि हमारी हर आम जन तक पहुंचने में हम कामयाब रहे हैं जी। और उसका मुख्य उद्देश्य ये रह जाता है, उसके बाद सरकार ने मिशन मोड में ही कुछ योजनाएं लागू की। जैसे हमारे पूर्व में यहाँ भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध थी, चिरंजीवी के नाम से प्रसिद्ध थी, और वर्तमान में से माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। देश के अंदर आयुष्मान आरोग्य योजना भारत सरकार से ही लागू हुई है, उसी के अनुरूप चलते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी लोगों की जेब से कम खर्चा हो और उनको स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। तो इस प्रकार इस उद्देश्य को है कि हेल्थ इंडिकेटर में सुधार लाएं, लोगों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराएं, जहां तक हो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएं, ये सभी चीज़ें के शामिल की जी। मुकेश जी, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि अभी जो आयुष जो योजना है, जिसका नाम अभी बदल करके चिरंजीवी की जगह आयुष रखा गया है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां का इलाज सम्मिलित है? इसके अंदर हमारे पास लगभग 800 से अधिक पैकेज शामिल कर दिए गए, जिनके अंदर है कि बड़ी से बड़ी बीमारी, इसमें 5 लाख तक का बीमा होता है, जो हर एक, जिसमें लघु सीमांत किसान हुआ या जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हुआ, NFS से जो के लोग निवास करते हैं ग्राम, उनका स्वतः ही उनके अंदर वो नामांकन हो जाता है, उनको 5 लाख तक की मिलती है। लेकिन चूंकि राजस्थान में एक विशेष पैकेज दिया गया है, तो इसमें 25 लाख तक की योजना दी जाती है, जिसमें बड़े से बड़े रोग होते हैं उनके लिए भी किया, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट तक है, लीवर ट्रांसप्लांट तक उसमें शामिल किए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको सभी चीज़ फ्री मिलती है। अभी जैसे आपने बताया कि हेल्थ इंडिकेटर है ना, ये क्या चीज़ें हैं, इसका निर्धारण किस तरह से किया जाता है? हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं, पहले को और अब को अगर तुलना करते हैं तो पहले क्या हुआ था कि अगर 1000 की जनसंख्या पे देखते हैं, लाख की जनसंख्या पे देखते हैं, तो मृत्यु दर बढ़ती थी, जैसे माँ भी मरती थी, बच्चे भी मरते। मैं इसको सामान्य भाषा में बोलना चाहूँगा कि माँ का मरना कोई अच्छी बात नहीं होती, बच्चों का मरना यानी उस देश की प्रगति का द्योतक होता है कि वहाँ कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ सारी चीज़ें पूरा हैं। आज मिशन आने के बाद में उसमें हम राजस्थान की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम राष्ट्रीय औसत के लगभग करीब पहुँच गए। परिवार कल्याण टीकाकरण जैसे जो प्रोग्राम है, दोनों के अंदर हम लगभग राष्ट्रीय औसत से ऊपर चल रहे हैं। नंबर 2, जो पहले डिलीवरी घरों में भी हुआ करती थी, अब सारी डिलीवरी संस्थान पे हो रही है, वो भी हम राष्ट्रीय औसत से ऊपर, इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं, जो हमारी लगभग राष्ट्रीय औसत से ऊपर चल रही है। बाकी जो इंडिसेज जैसे शिशु मृत्यु दर है या और उनमें हम लगभग कोई ज़्यादा नहीं, राष्ट्रीय औसत से हमको 5 से 6 पॉइंट का अंतर आ रहा है। वो भी हम तेज़ी से जो विकसित कर रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जितनी सर्विसेज हम दे रहे हैं, उस सर्विसेज से सरकार का पूरा ध्येय है कि हर लोगों तक पूरी सुविधा समय पर पहुँचे, और इस प्रकार हम ये इंडिकेटर में हम बाहर निकल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हमने हमारे सारे आंकड़ों को पूरा किया है और आंकड़ों से भी ऊपर गए हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय औसत से हम ऊपर जा चुके हैं। जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे आपसे कि NCD गैर संक्रामक रोग का इस मिशन में क्या भूमिका है? आपने NCD का जिक्र किया, इसमें ये होता है कि अभी सरकार, भारत सरकार के द्वारा कुछ मानक तय किए गए हैं, उन मानकों में एक NCD भी ये एक फैक्टर है। इससे पहले TB भी है। मैं आपको एक हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। सरकार में किसी पर्टिकुलर बंदे का इलाज करने से बेहतर था कि पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को उपलब्ध कराना, यानी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हमारा प्रिवेंशन फोकस ज़्यादा होता है। जैसे पोलियो को एक अगर अपन चर्चा करना चाहें तो पोलियो के लिए उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया और आज भारत पूरा देश उससे फ्री हो चुका है। तो सेम इसी प्रकार से उन बीमारियों को लिया जाता है कि जिन बीमारियों को हम दूर कर सकें। इससे क्या होगा,
कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतरीन होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर लोड कम आएगा। इसी में एक ये घटक है, जो पहले संचारी रोग हुआ करते थे, पहले उन पर फोकस हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी जो नए आंकड़े जो प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऐसे जैसे रोग बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं। तो सरकार का एक मैंडेट बना कि नॉन कम्युनिकेबल, गैर संचारी जो रोग हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाए, तो इसलिए एनसीडी प्रोग्राम चला। ठीक इसी प्रकार टीबी भी एक फ्लैगशिप प्रायोरिटी, क्योंकि भारतवर्ष में भी टीबी के बहुत सारे मरीज पाए जाते थे और उनकी भी मृत्यु होती थी। और एक टीबी का अगर मरीज हो जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, उस परिवार के लिए एक समस्या का केंद्र। तो सरकार फोकस करते फ्री ड्रग उपलब्ध कराती है, फ्री जांच उपलब्ध कराती है। और आज के दिन हर एरिया के अंदर, हमारे हर एसडीएस लेवल पे हमारे पास नाट मशीन है, हर ब्लॉक लेवल पे हमारे पास एक नाट मशीन हो गई जिसमें स्पुटम की त्वरित जांच करके उसका निदान कर लिया जाता है और तुरंत उसकी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है। इसी स्कीम के तहत हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को किट तक उपलब्ध कराना, यानी पोषण बहुत आवश्यक होता है, तो पोषण किट भी उपलब्ध कर दें। अगर किसी को टीबी होगी तो उसको हम मॉनेटरी बेनिफिट भी देना चाहिए, तो उसको पैसे के रूप में मानदेय भी दिया जाता है ताकि उसके परिवार चल सके, उसको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार एनसीडी को फोकस करते हुए अब हमारी पूरा फोकस इस पे हो चुका है। 30 साल से अधिक उम्र के हर आम आदमी को जब भी अस्पताल जाएं तो उसको अपनी बीपी और शुगर की जांच नियमित रूप से करवानी चाहिए। इससे हम ये आकलन कर पाएंगे कि किस तेज़ी से हमारी बीमारी बढ़ रही है और हमें इसके निदान के लिए हमें क्या और नई स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो एनसीडी एक घटक हो गया जिसमें इन सभी रोगों की पहचान की जा रही है। 30 वर्ष से अधिक उम्र को हम मैंडेटरी कर रहे हैं और मेरा आम जन से भी निवेदन है कि आप जब भी किसी स्वास्थ्य सेवाओं पे पहुँचें तो इन पे फोकस करते हुए आप जरूर अपनी जांच करवाएं ताकि और वो रिकॉर्डेड हो। इसके लिए सरकार ने एक एबीडीएम योजना भी, आयुष्मान डिजिटल भारत योजना भी स्टार्ट कर रखी है। उसमें क्या आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। तो एबीडीएम के तहत आभा आईडी आप बनाएं और आभा आईडी बनाकर उसमें आपका डेटा, मान लीजिए आपने यहाँ कहीं कोई एक्सरे करवाया या कोई जांच करवाई, अगर वो उसमें अपलोड हो जाती है तो वो योजना आप कहीं आपको एक्सरे ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको जांच ढूंढनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आप कहीं जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो दूसरा डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास आप कहीं गए हैं, वहाँ उसको वो पढ़कर समझकर और आपके निदान बहुत सही तरीके से करेगा। तो ये लोगों से हमारी अपेक्षा है। एक मिशन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोग इस पर फोकस होते अपना आभा आईडी क्रिएट कराएं, आभा आईडी के अंदर अपने सारी चीज़ें दें, जिससे हम इस मिशन का सही उपयोग कर पाएँ। कुछ मुकेश जी संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, तो संक्रामक रोगों का इलाज किस प्रकार से मिशन के तहत किया जाता है? संक्रामक रोगों का अब आजकल दलन का हुआ, जैसे डेंगू है संक्रामक, हमारे टीबी एक संक्रामक रोग था जो एक से दूसरा फैलता था, तो टीबी का हमने इस तरह से उन्मूलन किया। तो जो मैंने अभी आपको टीबी के बारे में बताया, सेम उसी प्रकार से एनएचएम के अंदर जितने भी संक्रामक रोग हैं उनके सब के लिए योजना बनी हुई है और उसी का एक प्रोफाइल बनी हुई है। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सभी का इलाज हो रहा है। एनएचएम के अंदर कम से कम भी 40 तरह की सेवाएं जो कंटिन्यूस योजनाएं चल रही हैं, जिसमें ब्लाइंडनेस भी है, डीफनेस भी है, यानी जन्मजात बहरापन उसको भी देखा जाएगा, आँखों को भी देखा जाएगा, ओरल हेल्थ को भी देखा जाएगा। और इवन अब हम पैलिएटिव केयर पे भी आ गए, यानी हम बचपन पैदा होने से शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर की बात कर रहे थे, अब हम बुजुर्गों के लिए भी, आपने देखा होगा सभी डीएस जिला अस्पतालों के अंदर रामाश्रय के नाम से एक केंद्र खोले गए। उसमें बुजुर्गों को आप वहाँ भर्ती कराएंगे, उनकी पूरी सर्विसेज उनको वहीं एक ही छत के नीचे सारी जांच मिल जाती है। तो हम बचपन पैदा हुआ तब से नहीं ले रहे, हम बुजुर्गों के साथ जुड़ते, आपके जो बुढ़ापा है उसको भी बहुत आसानी से लोग ऐसी पता कर रहे हैं। मुकेश जी, अभी आपने आभा आईडी के बारे में बताया था, तो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आभा आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है? आभा आईडी बहुत सिंपल सी है। आभा आईडी आज पहली बात तो आप किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में जाके बना सकते हैं। आभा आईडी ई मित्र पर जाके बना सकते हैं। आभा आईडी का है, आजकल आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी का अगर वेब पोर्टल खोलते हैं तो वहाँ भी उसमें वो बताता है कि आपकी आभा आईडी क्रिएट कर देता है। बहुत इजी सिस्टम है। आज डिजिटल युग के अंदर आप सीधी आभा आईडी भी डालेंगे तो भी आपकी आभा आईडी के लिए पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल में अपनी ज़रूरी जानकारी आप उसमें डालें और एक OTP आप आएगा, उस OTP पेश करके कर दीजिए और आपकी आभा आईडी डेवलप हो जाएगी।
बहुत आसान चीज़ें जी हैं। जी, मतलब बहुत आसान तरीके से आप आभा आईडी बनवा सकते हैं, चाहे वो आप डिजिटल तरीके से बना सकते हैं या आप किसी केंद्र में संस्था जाकर के बनवा सकते हैं। संस्था बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण इलाकों में मिशन का अगर कोई जागरूक कार्यक्रम होता है तो लोगों में जागरूकता किस प्रकार से फैले, वो जागरूक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं? इसमें मुख्यतः आईसी हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जी जिसके द्वारा हम अलग अलग तरह की योजनाओं में अलग अलग तरह की आईसी स्कीम में हमने बजट दे रखा है। उस बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र तक हम जाकर उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें ऐसा भी है, इवन इफ पोस्टर के माध्यम से, माइक के माध्यम से हम लोगों के अंदर नाटक प्रतियोगिता करवा कर भी उन सोसाइटी के अंदर जागरूकता फैलाते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता लगे। जैसे मैं एक आजकल अपने युवा पीढ़ी की अगर अपन बात करें तो एक एडोलसेंट कार्यक्रम चलता है। एडोलसेंट कार्यक्रम के अंदर हम क्या है कि हम पीयर ग्रुप बनाते हैं। पीयर ग्रुप सोसाइटी का होता है, उस वहीं हो जाकर उसको सारी वो अपनी सोसाइटी में सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे और 10 से 19 साल तक के वर्ष के बच्चे वो इकट्ठा होंगे। वहाँ अपनी जो होने वाले बदलाव हैं शरीर के, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब वो जानकारी आते हैं तो वहाँ उठने वाले सवाल आते हैं, उनके माध्यम से भी हम उन लोगों को जागरूक करते हैं। तो यानी हम हर एक लेवल पे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और आईसी आपने देखा होगा, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, या टीवी के माध्यम से हो, एफएम के अंदर माध्यम से हो, हम हर रोज़ लगभग आपके कहीं ना कहीं आपने सुना या देखा होगा, जिसके माध्यम से आईसी है। जी, क्योंकि लोगों को नवीन जानकारियाँ बताना समय समय पे बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन कौन सी नवीन योजनाएं जुड़ी हैं, नवीन जो भी मिशन के तहत लोगों को हर संबंधित जानकारी बतानी होती है। अगर हम बात करें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पोषण मिशन में कौन कौन सी योजनाएँ हैं? हाँ, देखिए, लगभग ऐसा शरीर को अगर आप पहचानेंगे जी कि हमारे अंग में कौन सी बीमारी हो सकती है, वो सभी इसमें शामिल हो चुके हैं। जी, कैंसर एक बड़ी बीमारी थी, वो भी शामिल हो चुकी। अगर किसी आदमी को सुनाई नहीं देता तो वो भी इसमें शामिल होगा, किसी को दिखाई नहीं देता तो वो भी शामिल होगा। यानी कहने का अर्थ है हम शरीर के अंगों से जुड़ी हुई हर तरह की बीमारी से जुड़ी हुई सारी योजनाएं इसमें लॉन्च हो चुकी हैं। अभी लेटेस्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी पिछले साल ये हमारे रामाश्रय योजना आई, तो ये था कि बुजुर्ग सेक्शन हमारे पास जो जेराइट्रिक के नाम से माना जाता है कि 60 साल के बाद में घरों में केयर नहीं होती, तो पैलिएटिव केयर अभी लॉन्च की गई है। उसमें क्या होगा कि अगर मान लो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित अगर कोई बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो वो वहाँ बैठे हैं, तो उनकी सेवा किस प्रकार करनी है, उनके स्वास्थ्य को कैसे करना है, उसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हमारे यहाँ से नॉमिनेटेड लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। वो उस घर में जाकर उस माँ बाप की सेवा कैसे करनी है उसको प्रैक्टिकली उनके परिवार को समझाएंगे और समझाकर उस पर करेंगे। इस प्रकार हम उसकी बुढ़ापे के अंदर अगर जो सेवा हो सकती तो मान के चलिए अब हमने कुछ भी राष्ट्रीय मिशन में नहीं छोड़ा है। यानी बीमारियों से जुड़ी हुई हर पहलू को शामिल करते हुए एक आप अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश जारी है। जी, अब जैसे बुज़ुर्गों की सेवा का लिए आप बता रहे हैं, जो बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं या घर से निकाल दिया जाता है, किसी भी कारणवश उन पर किसी प्रकार का कोई जीवन जीने का साधन नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी योजना है। अगर वो संपर्क करना चाहे मिशन में, ठीक है, कि किस प्रकार से, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? उसके लिए हमारे एक नंबर जारी किए हुए हैं जी, तो उन नंबर्स पे आप जा सकते हैं और बाकी आप नियरेस्ट संस्थान के ऊपर जाकर भी आप बता सकते हैं कि भी मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, जी, तो उस पर उसको मिल जाती है, सेवाएँ मिल जाती है। और डिजिटल युग आ गया। आप अगर हमारा नेशनल राज स्वास्थ्य डॉट पे जाकर अगर देखेंगे तो पूरी आपको सभी लिस्ट मिल जाएंगी कि कौन सी सेवा हम किस प्रकार हमारे यहाँ देश में मिल रही है। तो आप उसके अंदर त्वरित रूप से किसी भी संस्थान पर जाकर टच कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कि वहाँ हमारे को नॉमिनेशन मिल जाएगा कि इस बंदे को ये लोग यहाँ इस एरिया के अंदर ये लोग सेवा देंगे, ये तक भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी। भविष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें मिशन की, तो भविष्य में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं आने की संभावना है जिसकी ज़रूरत आज देखी जा रही है और वो योजनाएं कल के लिए लाभान्वित हो? तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो भविष्य में आने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कि हेल्थ फॉर ऑल, एक निरामय के नाम से हम एक ये चला रहे हैं, निरामय कि निरामय में वो सभी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए कि आदमी स्वस्थ कैसे रहे, उसकी जीवन शैली स्वस्थ कैसे। जो योजनाएं चल रही हैं उनमें भी बदलाव कर कर हम निरामय की थ्योरी को डालें, जिसमें अभी राजस्थान की अगर बात करें या देश के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट है या ऐसी जो बीमारियां गंभीर है उनके लिए भी योजनाएं बन चुकी, उनके लिए भी बजट आवंटित हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें आज मिले।
आज आपने देखा होगा यहाँ भी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे है, या अपने SMS मेडिकल कॉलेज है जयपुर में रहते, यहाँ भी उनके अंदर जब ब्रेन डेड अगर कोई हो जाता है तो उसके लीवर से हम लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। तो यानी आने वाले समय के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, आप हेल्थ फॉर ऑल को एक थीम लेते हुए, कैंसर को लेते हुए, इन सभी योजनाओं को शामिल करते हुए निरामय की थ्योरी लाए, तो आप जिधर भी नज़र उठा के देखेंगे वो सारी सुविधाएं आपको भविष्य में मिल जाएंगी। जी, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, क्योंकि आज की जीवन शैली व्यक्ति की इस प्रकार से हो गई है कि व्यक्ति के पास स्वयं के लिए, स्वयं की स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है कि स्वास्थ्य पे ध्यान किसी भी प्रकार से व्यक्ति दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है कि वो अपने हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाता। अब जब समय नहीं निकलता है तो ऐसे में धीरे धीरे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ उसको जकड़ लेती हैं, और उसका पता जब चलता है जब उस बीमारी की चपेट में वो आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है मिशन। इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगा, 104 हमारी हेल्पलाइन है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या 104 डायल करके आप उस पर अपनी समस्या बता सकते हैं। वहाँ हमारे अच्छे विशेषज्ञ बैठे हैं, उनके द्वारा आपको परामर्श किया जाएगा। नंबर 2, आने वाले समय में आज की जो आपने लाइफ की जो बात बताई, लाइफ स्टाइल की जो बात बताई, उसमें होने वाली बीमारियाँ हमने NCD में कवर की हैं। इसी के साथ एक चीज़ और जुड़ी थी, मानसिक। आज हम सब लोग इस दौड़ में तेज़ी से भाग रहे हैं और मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना है, टेली मानस करके हमने एक जो योजना चला रखी है, उसके नंबर्स हमने डिस्प्ले कर रखे हैं हर जगह। आप उन पर फ़ोन कीजिए, आपको अगर कोई भी तरह की मानसिक समस्या है तो उसका समाधान आपको हमारे विशेषज्ञों के द्वारा उसी वक्त बताया, और इवन इफ आपका फॉलोअप भी किया जाएगा, ताकि आप कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो समाज के अंदर, सोसाइटी में कोई गलत नजर आए। जी मुकेश जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिन उद्देश्यों के साथ में शुरू किया गया था, उन उद्देश्यों को पूरा करते करते अपने कितने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है? मैं ये कहूँगा कि उसने बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि की है। मान के चलिए, जैसे हम कह रहे हैं कि कभी 2005 में जब ये लागू हुआ तब के उद्देश्य, उनके इंडिकेटर्स देखते हैं और आज के इंडिकेटर देखते हैं तो दोनों में बहुत है। अब मान के चलिए टीकाकरण में हमने 53% की उपलब्धि पाई है, यानी हम इतना अच्छा टीकाकरण कर पाए। पहले टेली प्रसव अगर घरों में होते थे या रास्ते में होते थे या कहीं, वो कुछ मिथ्स थे, कुछ भावनाएं थी, उनकी वजह से थे, उनको तोड़कर आज हम संस्थागत प्रसव के ऊपर राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर निकल गए। तो परिवार कल्याण के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा है, फैक्टर है, जो सभी हमारे रिसोर्सेज को प्रभावित करता है, उस पर भी हम आज 2-0 यानी हम उस लेवल पे आ गए हैं कि 2 बच्चों, मतलब एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो इस लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो जनसंख्या स्थिरीकरण भी हमारा एक पॉइंट है। हेल्थ फॉर ऑल के साथ जनसंख्या, तो उसको भी हमने राजस्थान में अचीव कर लिया, जो नेशनल लेवल वो अचीव कर चुके हैं। तो इस प्रकार ऐसे कोई योजना नहीं बचेगी जिससे अपन ये मान के चलें कि हम नहीं कवर कर रहे। रही बात मिशन आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उसका बेनिफिट क्या मिला कि आपके घर के नज़दीक आपको सेवाएं मिल रही हैं। आपके घर से अगर 5 किलोमीटर, आपको 2 किलोमीटर की बात छोड़िए, आज हम देखते हैं कि आपको 1000 की पॉपुलेशन पे भी हमारे स्वास्थ्य सेंटर मिल रहे हैं। उसमें CHO के नाम से भी हमने पोस्टिंग दी हुई है, तो उस पर भी NCD, योगा, सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यानी सरकार का पूरा फोकस है कि हर देश का नागरिक बिल्कुल स्वस्थ रहे और हर वक्त रहे। जी मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई हमारा युवा रोजगार के उद्देश्य से राष्ट्रीय मिशन के साथ में अगर जुड़ना चाहे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़ना चाहे, तो हमारे युवाओं के लिए किस प्रकार से रोजगार का इसमें रास्ता है? देखिए, मिशन क्या था, पहले हमारा जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक लिमिटेड था जी। मिशन आने के बाद में उसको नई योजनाएं नए तरीके से देखा गया, और देखने के बाद में इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ। मान लीजिए जब विस्तार हुआ है तो बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं होता, बिना रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के बगैर कुछ नहीं होता। तो आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स को लगातार नियमित रूप से भर्ती किया जा रहा है, तो उनको एक सरकारी सेवा के अंदर एक योजना का बेनिफिट मिल रहा है, यानी वो लोग सरकारी सेवा में सम्मिलित हो रहे हैं। और आज हम देखें, अभी हमने पिछली बार सरकार ने अभी निकाला 26,000 की, अभी कुछ दिन पहले निकाली है, 26,000 वो वैकेंसी निकली हैं, उनमें लोग भर रहे हैं। उससे पहले हमारी एग्ज़ाम लगी, 10,000 CHO के करीब हमने अपॉइंटमेंट किए। तो युवाओं को रोज़गार का एक द्वार खुला है, और उस द्वार के अंदर बहुत सारे रोज़गार
मिल भी चुके हैं और आगे आने वाले समय में मिलता रहेगा। जी। जितनी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा उतनी ही आवश्यकताएं बढ़ेंगी। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो लोगों को रोजगार भी, हमारे युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। उम्मीद है कि युवा जब सरकारी सेवा में आए तो मेरा उनसे एक निवेदन है, उसमें थोड़ा सा निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए थोड़ा तेजी से कार्य करें, ताकि हम जन भागीदारी को बढ़ा सकें, लोगों के अंदर अच्छे हमारा सरकार का एक अच्छा मैंडेट बना सकें। जी मुकेश जी, आप परियोजना निदेशक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य मिशन के मतलब इतना अच्छा अनुभव आपको रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा सभी दर्शकों से है, सरकार की सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है, आपके ग्राम पंचायत लेवल पे भी जब भी आपकी ग्राम सभा होती है या रात्रि चौपाल होती है, तब सारा डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स वहाँ पहुँचते हैं और वो अपनी योजनाओं को बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको पता है, आपके साथी या अपने नज़दीकी परिवार को नहीं पता है, तो आप वहाँ आवश्यक रूप से जाएं, उन योजनाओं को लोगों को बताएं। इवन इफ आपके जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं, आईसी के माध्यम से, ग्राम सभा तक के माध्यम से, और आपको डिजिटल युग के अंदर आपके पास हर प्लेटफॉर्म के उपलब्ध है। आप जो युवा हैं सभी प्रयास, बिल्कुल सभी प्रयास एकदम जारी हैं, बस ये है कि आपको उपयोग करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप बेहद लाभ उठाएंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।